इज देयर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसको आपको डाउट है, आपका जिसका भी यहाँ पर इंटरव्यू रह गया है? अगर किसी को कोई डाउट है, स्पेसिफिक डाउट, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन गो अहेड एंड रीड द पैसेज दैट इज शोन इन योर स्क्रीन। आपका जो स्क्रीन पर पैसेज है वो आप रीड करिए, रीड करके अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चंस और पैसेज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ, so that you can keep it for the after view purpose। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। यस मनीषा, यू वर आस्किंग द क्वेश्चन। मैम बोलने में थोड़ा सा मतलब ये होता है मैम, हेजिटेशन होता है। नहीं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आप किसी को साथ में लेके जाइए, आप किसी के सामने बैठ के वहाँ प्रैक्टिस करिए, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके मैम। ऑल राइट। Yes, just for the students, you can go ahead and ask any questions that you have any doubt। अगर नहीं है तो पैसेज आप रीड करिए। पैसेज मैंने ग्रुप में आपको सेंड कर रही हूँ, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी सेंड कर रही हूँ। So you can keep on reading and you can go ahead and start answering the question। उसके बाद we'll discuss। All right, so I have sent the PDF, I have sent the passage and the questions both to your group, WhatsApp group। So you can go ahead and read that passage, and उसके बाद फिर आप क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं। And in the meantime, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। आई एम गिविंग यू एटलीस्ट लेट्स से 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स मैं आपको दे रही हूँ। अपने से पढ़ के पैसेज आप आंसर करेंगे। राइट डाउन द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पैसेज, एंड उसके बाद फिर मैं आंसर आपको बता दूंगी सही है या गलत। ठीक है, सो गो अहेड एंड स्टार्ट रीडिंग पैसेज। लिया सबने? क्वेश्चन आंसर कर दीजिए सब कोई, जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस आपको मैंने दे रखे हैं इन योर ग्रुप। आपके मैंने क्वेश्चंस भेज रखे हैं, एंड आई बिलीव आई ओनली हैव वन आंसर। अदर देन दैट कोई और स्टूडेंट जिसको आंसर करना है पैसेज का? All right, so let's move on to explaining the passage। बिफोर दैट यहाँ पर आपका जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं उसके मुझे आंसर चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपने रीड किया है पैसेज, क्योंकि मैंने आपको भेज दिया है आपके ग्रुप में भी। ठीक है, तो इफ यू हैव द आंसर प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। These are your questions, question number 9, 10, 11 and 12। Only 4 questions are there, not much। तो इस चारों क्वेश्चन का मुझे यहाँ पर आंसर एक ही स्टूडेंट का मिला है, एक ही क्वेश्चन का। अदर देन दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज आंसर एज सून एज पॉसिबल। जो भी आपको लग रहा है आंसर वो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सही होना चाहिए। I have already told you, just be participative in the class, rest all I will take care of it।
All right. Question number 9 is all of the following statements may be considered valid inferring from the passage except, यानी कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पैसेज में नहीं आया है. ठीक है. अदर पैसेजेस जो बाकी 3 हैं वो आपके पैसेज में विजिबल हैं, वो पैसेज में बताए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि पैसेज में डिस्कस नहीं किया गया है. So I can see 5 of you to answer this question. Anybody else who would like to answer? अगर कोई डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. I will explain it. But whatever you feel like, you can go ahead and answer. Question number 10 is which of the following sets of word is closest to the mapping the main argument of the passage. यानी कि इनमें से कौन से ऐसा set of words, ठीक है, ये group of words हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे नजदीक कौन सा है जो आपके पैसेज का मीनिंग बता सकता है. मतलब पैसेज में जो मेन टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उनको एक एक वर्ड में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. तो वो एक एक वर्ड का जो सेट है वो कौन सा सेट है जो यहाँ पर पूरा मैप आपको बता देता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें पैसेज में डिस्कस की गई थी. Yes, the students who are joining late, I have already sent the passage and the questions in your group. अभी आप यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद से भी जाके पैसेज जो है सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे पास अभी तक आंसर नहीं आया है. इफ यू कैन जस्ट गो अहेड एंड आंसर द क्वेश्चन. कुछ भी आप आंसर जो भी आपको लग रहा है, थिंग्स दैट वर बीइंग डिस्कस्ड. इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन ऑल द ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए उसमें कंफ्यूज है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू थिंक दैट वन ऑफ देम इज लॉजिकली करेक्ट, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड आंसर दैट. ठीक है. यस, आई कैन सी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. चलिए, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैसेज इज अबाउट. इनमें से कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट है जो कि पैसेज को सबसे बढ़िया डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो क्लोजेस्ट है, जो एक्चुअल बात यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है, जो एक्चुअल टॉपिक यहाँ पर बताया जा रहा है पैसेज में, उसके सबसे ज्यादा करीब कौन सा है. यानी कि एकदम मतलब समझ लीजिए कि 99% वो मैच करना चाहिए आपके पैसेज से. देयर आर 4 ऑप्शंस. one of them is the best description of your passage. Yes, anybody else who would like to answer? I have 2 answers here. Okay, last question. Question number 12 is the enrichment of literally in intelligent language led to an altered understanding of the meaning that underlie time-honored expressions and traditional catchwords. Which one of the following interpretation of this sentence would be closest in the meaning of the origin? Origin in the sense origin of the sentence, यानी कि ये जो भी चीज डिस्कस की गई है सेंटेंस में, उसका ओरिजिन मतलब वहां वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका पता लगाने के लिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपकी हेल्प कर रहा है. देयर आर 4 स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है उसका ओरिजिन फाइंड करने में, उसका ओरिजिनल जो चीज यहाँ पर डिस्कस करनी है, जिसको एक्सपैंड करके यहाँ पर बताया गया है इस पैराग्राफ में, इस सेंटेंस में. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल सेंटेंस. ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ओरिजिन बता रहा है, यानी कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ या फिर कहाँ से वो लिया गया है, ये सारी चीजें बता रहा है. Okay, I already have 3 answers. Anybody else who would like to answer? चलिए, ठीक है. आंसर आप लोग ने जिसने करना है, you can just go ahead and answer it on the chat box while I'm explaining the passage here. पैसेज हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बताएंगे किसका कौन सा आंसर है.
चलिए तो लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैसेज में क्या डिस्कस किया जा रहा है, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज। Today we can hardly conceive of ourselves without an unconscious. Yet between 1700 and 1900, this notion developed as a geniusly original thought. The unconscious burst the cell of conventional language, coined as it has been to embody the fleeting ideas and shifting conceptions of several generations, until finally it became fixed and defined in specialized terms with the realm of medical psychology and Freudian psychoanalysis. ठीक है, यानी कि ये चीज जो है अनकॉन्शियस जो चीज है, अनकॉन्शियस एक, हम लोग यहाँ पर अनकॉन्शियस के अलावा मतलब अनकॉन्शियस मतलब क्या कहा जा रहा है, ये अनकॉन्शियस जो है वो एक कन्वेंशनल लैंग्वेज है। ठीक है, अनकॉन्शियस जो है वो एक कन्वेंशनल लैंग्वेज है जिसके बिना हमारी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारी मतलब पॉसिबल इन द सेंस कि हमें बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, हम अनकॉन्शियस के बिना यहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो नहीं बिता सकते। लेकिन 1700 से 1900 के बीच में इस चीज का, इस अनकॉन्शियस कन्वेंशनल लैंग्वेज का जहाँ पर ओरिजिन हुआ था, ठीक है, तो वहां पर ये आइडिया बहुत ही जीनियस माना जाता था। ऑब्वियसली इट इज अ रिवोल्यूशनरी इफ यू टर्न समथिंग दैट इज नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है, जो चीज आप बता रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो चीज पहले से नहीं पता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी ह्यूज डिस्कवरी और इन्वेंशन। तो यहाँ पर अनकन्वेंशनल जो है, द burst the cell of conventional language, coined as it has been to embody the fleeting ideas and shifting conceptions of several generations। यानी कि इससे पहले, अनकॉन्शियस से पहले, बहुत साल पहले जो कन्वेंशनल लैंग्वेजेस थे, ठीक है, जो ऑलरेडी चलते आ रहे थे। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब होता है जो ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि अभी अनकॉन्शियस जो है वो कन्वेंशनल लैंग्वेज है, लेकिन उस टाइम कुछ अलग टाइप के लैंग्वेजेस होते थे। तो उसका शेल जो है, यानी कि उसका जो प्रोटेक्टिव, एक तरह से फिगरेटिवली कहा गया है, ठीक है, मतलब वर्चुअली कहा गया है, ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है, वर्चुअली कहा गया है कि कन्वेंशनल जो लैंग्वेज था उसका जो प्रोटेक्टिव शेल था उसको बर्स्ट किया था अनकॉन्शियस ने। और इस चीज को यहाँ पर, इससे पहले कन्वेंशनल लैंग्वेजेस जो यूज होती थी हमारे आइडियाज को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए, इस चीज को यहाँ पर फाइनली जो है एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टर्म मिल गया मेडिकल साइकोलॉजी में और फ्यूरेडियन साइकोएनालिसिस में। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो हमारा साइकोलॉजिकल या मेडिकल साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते थे उनके बारे में यहाँ पर उतना डिस्कशन नहीं होता था, उतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन ये जो टर्म है इसने यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन जो है ओपन कर दिए। ठीक है, the vocabulary concerning the soul and the mind increased enormously in the course of 19th century। यानी कि 19th century के कोर्स में, जब तक 19th century था, जो हमारी vocabulary है, vocabulary in the sense not only the words, सोल और माइंड के हिसाब से हमारा नॉलेज बहुत ही कमजोर था। यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो चीजें, मतलब मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो सोल्जर्स होते हैं, वॉर के जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनको एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। दे हैव सीन सो मच डेथ एंड दे हैव सीन सो मेनी पीपल डाई। तो ये सारी चीजें जो होती है ये माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से जो हमारे सोल्जर्स हो जाते थे उनके बिहेवियर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाते थे, टॉलरेंस नहीं रहता था उनमें, मतलब दे वर नॉट एबल टू सेटल इन द सिविलियंस लाइफ। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान का जो सोल्जर नहीं है उसकी लाइफ में सेटल होना उनके लिए बहुत ही परेशानी वाली बात होती थी। तो ये चीज जब पहले हुआ करती थी तो उन्हें पागल समझ लिया जाता था, उन्हें सोचा जाता था कि ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल अ गुड, like he was not good enough for a soldier and he was sent
बैक टू द होम, ठीक है, उसे घर भेज दिया जाता था जबरदस्ती, और उसका इलाज नहीं करवाया जाता था. देयर वाज नो medical, you can say there's no medicine or there was no practice for those people to get their minds back in control. ठीक है, वो अपना माइंड कंट्रोल कर पाए वापस से, उसके लिए कोई भी प्रैक्टिस उनको नहीं करवाई जाती थी, ना ही वहां पर किसी को पता था कि क्या चीजें होती हैं. लेकिन in real life, in right now, in today's days, when we are openly talking about a lot of traumas and distress and your the depression openly, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम openly इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं because it is important. ठीक है, तो यहाँ पर सोल और माइंड का जो यहाँ पर स्टडी होना चाहिए था, वो वोकैबुलरी जो है उसके कंसर्निंग, मतलब उसके बारे में जो भी स्टडीज था, ये कोर्स शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में. ठीक है, द इनरिचमेंट ऑफ लिटरली एंड इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज लेड टू एन अल्टर्ड understanding of the meaning that underline time honored expression and traditional catchwords. यानी कि यहाँ पर जो आपका enrichment हुआ, ठीक है, आपका जो लैंग्वेज में आपके जो समझ में enrichment हुआ, आपका इंक्रीमेंट हुआ कि आपने बहुत सारी चीजें जानी, उससे क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे कैच वर्ड्स जो हैं, यानी कि जो वर्ड्स हम लोग एक्चुअल में बहुत यूज करते थे, वो आजकल यूज नहीं करते हैं, या फिर नए कैच वर्ड्स बनाए गए हैं जो पुराने वाले से डिराइव थे. ठीक है, तो टाइम के गुजरते गुजरते हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारे जो कैच वर्ड्स हैं, वो सारे की सारे चेंज होते जा रहे हैं. ठीक है, हमारा माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक अलग ही टाइप का लैंग्वेज हो गया है, दैट इज वी आर कॉलिंग दैट अ व्हाट्सएप लैंग्वेज. यानी कि चैटिंग का एक एक्चुअल में एक अलग ही लैंग्वेज हो गया है, वेयर यू कैन राइट दिस just TLY and these type of आपका जो शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स होते हैं, ये लैंग्वेजेस अभी डेवलप कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एंड कैच फ्रेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज. At the same time, once coined, powerful new ideas attracted to themselves a whole host of surprisingly unrelated issues, practices and experiences, creating a particular network of preoccupations that as a group has not existed before. यानी कि इसी के साथ साथ जो हमारे कैच फ्रेजेस हैं, कैच वर्ड्स हैं, ये डेवलप कर रहे हैं, या एक्सप्रेशन हमारा बताने का तरीका जो है वो डेवलप कर रहा है. और इसी के साथ साथ हमारा जो यहाँ पर अनरिलेटेड इशू है, प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इन सभी को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, हमारा जो पावरफुल आइडियाज हैं, ठीक है, जिन्हें हम अट्रैक्ट करते हैं इस सभी चीजों से, क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर नेटवर्क. इस तरह का जो नेटवर्क बनता है, यानी कि हम जिस तरह अपने बातों को लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है, जब हम कोई कैच फ्रेज, जैसे मान लीजिए पहली बार किसी ने जब ये कैच फ्रेज बोला होगा TLY तो TYL, तो यहाँ पर उसको समझाना पड़ा होगा. ठीक है, और उसके बाद दे वर यूजिंग इट रेगुलरली. देन उस पर्सन ने जिसको सिखाया, पहले वाले पर्सन ने, उसने किसी और को ये चीज बताई. दिस ये जो है एक तरह का नेटवर्क जो है बना देता है. ठीक है, और ये चीजें सिखाने के लिए आपको कोई कोर्स नहीं कराता, ये चीजें बताने के लिए आपको कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली आपको न्यूज में नहीं बताया जाता दैट दीज आर द न्यू डेवलपमेंट्स इन योर वोकैबुलरी. नहीं, इस तरह नहीं किया जाता है. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पर अपना जो भी चीजें हैं, जो नई नई चीजें हैं, वो लर्न करते हैं. ठीक है, एक पर्सन दूसरे को बताता है, वो तीसरा किसी और को बताएगा. इस तरह हमारा लर्निंग प्रोसीजर चलता है. जो नए कैच फ्रेजेस होते हैं, जो नए वर्ड्स होते हैं, जो नई इश्यूज होते हैं, उन सभी से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं, तब हमें ये बात पता चलती है. The drawn-out attempt to approach and define the unconscious brought together the spiritualist and the psychical researchers of borderline phenomena such as apparition, spectral illusions, haunted houses, mediums, trance, automatic writing,
The psychologist and the psychiatric and alienistic probing the nature of mental diseases of abnormal ideation, hallucination, delirium, and melancholy, mania, the surgical performing operation with the aid of hypnotism मतलब ये सारी चीजें बताई जा रही है यहाँ पर कि क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. इससे पहले कि आगे बढ़े इस पोर्शन को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, साइकिज्म है, यानी कि बहुत सारी चीजें जो हम सोल से जोड़ते हैं और हमारा जो मेंटल एबिलिटी होता है, इन सभी को हमने कंबाइन कर दिया और इन सभी की स्टडी की. ठीक है, इन सभी पे रिसर्च किया. ठीक है, और फाइंड आउट किया कि क्या क्या चीजें, जैसे ये सारा स्पेक्ट्रल इल्यूजन होता है, हॉन्टेड हाउसेस क्या इफेक्ट करते हैं, क्यों आखिर घोस्ट जो है वो हॉन्ट करते हैं किसी घर को या किसी भी एरिया को या किसी को पर्सन को. ठीक है, इसका प्रॉपर स्टडी किया गया है. हालांकि ये चीज ऑब्वियस सी बात है कि बहुत पुराने जमाने से बोली जा रही है कि व्हेन योर सोल इज अनरेस्टेड दैट मींस देयर इज समथिंग दैट इज लेफ्ट टू बी डन. ठीक है, या फिर आपका जो सोल है, या फिर आपने जो बहुत बुरे काम किए हैं, तो कई बार आपको जो सोल है वो हमारे ही वर्ल्ड में अटक के रह जाता है. ये सारे हमारे हाइपोथेसिस हैं जिसका कंक्लूजन कहाँ से निकला. आफ्टर ऑल दीज रिसर्चर्स, जो हमारे स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उन्होंने इतने सारे रिसर्च किए हैं, इतना सारा डाटा गैदर किया, उसके बाद ये सारा जो हमारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आज है, वो इंफॉर्मेशन उनके पास डाटा गैदर करने से, बहुत सारा रिसर्च करने से आया था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि कितने सारे मेंटल डिजीजेस होते हैं जिनको हम यहाँ पर उनका इलाज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अबनॉर्मल आइडिएशन, यानी कि अब आइडिएशन का मतलब अलग अलग तरह के आइडियाज आना. आइडियाज इन द सेंस कि मतलब आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता है, जो कि बिल्कुल अनरिलेटेबल है. ठीक है, हेल्यूसिनेशन आपको पता है जब आपको कुछ ऐसी चीजें दिखें जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है या एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ठीक है, डिलेरिज्म जब आप खुद को ही डिलेरिज्म का मतलब होता है जब यहाँ पर आप खुद को ही कुछ समझा देते हैं या आपको कोई समझा दे. ठीक है, और वो चीज आप मानने लगे. ठीक है, कोई इवेंट हो गया या कोई पर्सन हो गया, उसको आप मानने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का कोई लव्ड वन, ठीक है, मान लीजिए उसके पेरेंट्स हो गए, उसका सिबलिंग हो गया या उसके बच्चे हो गए, कोई भी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो पर्सन अगर डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो वो डिलेरिज्म में चला जाता है. कई बार निग्लेक्ट की वजह से, ठीक है, वो निग्लेक्ट करते हैं, वो इस चीज को मानते नहीं है कि उनके जो वो पर्सन है वो उनको छोड़ के जा चुके हैं, तो वो डिलेरिज्म में चले जाते हैं कि डिलेरियम में चले जाते हैं कि वो पर्सन जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो उससे बातें करते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये दिमागी इश्यूज हैं जिनके बारे में बहुत पहले डिस्कशन नहीं किया जाता था. ठीक है, नाउ यहाँ पर इससे आगे क्या बताया गया है. यस, द सर्जिकल परफॉर्मिंग ऑपरेशन विद द एड ऑफ हिप्नोटिज्म. हिप्नोटिज्म के माध्यम से यहाँ पर जो सर्जरीज हैं वो परफॉर्म की जाती थी. ठीक है, पहले यहाँ पर आपको जो बेहोश किया जाता था. ठीक है, सो दैट यहाँ पर जो ल्यूजेरम करके जो आपका केमिकल यूज किया जाता था बेहोश करने के लिए या सुलाने के लिए, समटाइम्स इट वाज नॉट इनफ. ठीक है, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको हिप्नोटाइज किया जाता था. ठीक है, द मैग्नेटाइजर इज क्लेमिंग टू करेक्ट द disequilibrium in the universal flow of magnetic flow, but who soon came to be regarded as a clever manipulator of the imagination, the psychologist and the physician who puzzled over sleep, dream, and sleepwalking, anesthesia, and the influence of mind of the body in health and diseases. The neurologist concerned with the function of brain and the psychological basis of the mental life. The philosopher interested in the will, the emotions, consciousness, knowledge, imagination, and creative genius, and the last but not the least, the psychologist. मतलब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि जो आपका हिप्नोटिज्म होता था, जब जो लोग हिप्नोटिज्म परफॉर्म करते थे
they were not, you cannot say they were, that was an actual study. Hypnotism एक actual study नहीं मानी जाती थी, क्योंकि it is still very dangerous, ठीक है, and it was considered as something of a witchcraft, ठीक है. तो उन लोगों को वहां पर डीमन के तौर पे देखा जाए, मतलब इविल नजर से उनको देखा जाता था, बिकॉज दे यूज टू थिंक कि अगर ये पर्सन जो है हिप्नोटाइज कर देगा मुझे, तो ये मुझे कहीं भी कैसे भी कंट्रोल कर सकता है. तो दे यूज टू डू व्हाट, दे यूज टू कम एज अ डॉक्टर और समथिंग ऑफ अ सिमिलर प्रोफेशन, ठीक है. वो सिमिलर प्रोफेशन के बोलते थे कि हम इलाज कर देंगे. इलाज किस तरह करते थे? they used to say that they will stabilize the equilibrium, ठीक है. हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो हमारे सराउंडिंग के अगेंस्ट सही नहीं जा रहा है, तो हम उस इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पर अचीव करेंगे. then they used to perform this ritual of hypnotism, and they used to say that अब हमारा जो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम था, जो भी इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम था, वो अब इक्वलाइज हो गया है. डिसबैलेंस अब नहीं है या इम्बैलेंस नहीं है, अब हर चीज बैलेंस हो गई है, ठीक है. So these were the things that they were clever manipulator in the of the imagination. हमारा जो इमेजिनेशन हुआ करता था, मान लीजिए किसी को हेल्यूसिनेशन हो रहा है, तो उसका इलाज वहां पर उस टाइम नहीं निकला था. तो दे यूज टू गेट these illness, उनको ठीक करने के लिए दे यूज टू डू हिप्नोटिज्म, ठीक है. वो हिप्नोटाइज करते थे लोगों को और उन्हें बताते थे कि ये जो पर्सन आपको दिख रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. ये जो जगह आपको दिख रही है ये एग्जिस्ट नहीं करती है. तो हेल्यूसिनेशन से आप बाहर निकल जाए, डेलेरियम से भी आप बाहर निकल जाए. ये जो पर्सन आपने उनको पकड़ के रखा है, इनको जाने दीजिए, इस तरह का. दे यूज टू कमांड देयर माइंड, वो उनका माइंड कमांड करते थे कि आपको इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना है, एंड यू हैव टू लिव अ नॉर्मल लाइफस्टाइल, ठीक है. एंड इन सभी के बीच हमारा जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हुए हैं, दैट इज ओवर स्लीप, मतलब अचानक से किसी को नींद आ जाना, ठीक है. ड्रीम्स किस तरह आते हैं, क्यों हमें ड्रीम्स आते हैं, ठीक है. दिस वाज अ वेरी यू कैन से दिस वाज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर द साइंटिस्ट, ठीक है. वो खोजना चाहते थे, इस चीज के बारे में रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर हमें ड्रीम्स क्यों आती हैं, किसी पर्टिकुलर डे ही हमें क्यों ड्रीम आती है, और अगर उस ड्रीम का कोई मतलब होता है या नहीं होता है. बिकॉज समटाइम्स पीपल ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली लॉजिकली, यू कैन से रैशनली आप उसे समझा नहीं सकते हैं, लॉजिकली उसे समझा नहीं सकते हैं जो चीजें आप अपने ड्रीम्स में देखते हैं. So these were the things that didn't have any explanation till this unconscious was developed. And unconscious जो हमारा माइंड होता है, जो एक माइंड का एक पार्ट है, जो कि हमें एक तरह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. अनकॉन्शियस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स यू, नॉट द अदर वे अराउंड. जैसे हमारा लेफ्ट साइड ब्रेन जो है, राइट साइड ब्रेन जो है, ठीक है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उससे काम करवा सकते हैं, या वो हमें मैसेज भेजता है तो हम उस पर डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस मैसेज के ऊपर एक्ट करें या ना करें. लेकिन अनकॉन्शियस जो होता है, अनकॉन्शियस माइंड पे हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज अगर हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जेस्चर्स करते हैं, ठीक है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है. आपको अगर हैप्पी हैं आप, ठीक है, आप अगर किसी चीज को लेके खुश हैं, तो आपको खुश होने के लिए स्माइल करना है. ये चीज किसी ने सिखाई तो नहीं है. यू हैव लर्न दिस एंड यू हैव ऑलवेज लर्न दिस. इवन अ बेबी, जो एक नया जन्मा बेबी होता है, वो भी यहाँ पर जो चाइल्ड होता है, जो न्यूली बर्थ लिया है, उस पर्सन को भी, उस टाइनी पर्सन को भी जो हर चीज सिखानी पड़ती है, उसके बावजूद भी उसे पता होता है कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं. he's smiling when he's happy, he's crying when he's sad, or he wants something that he didn't get, he's hungry so he's crying, ठीक है. वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है तो वो रोता है. तो ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं, ये उसे कोई सिखाता नहीं है, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि जब वो अपने मदर के वूम में था तो उसे कोई चीज सिखाई गई है, नहीं. दीज थिंग्स यू आर बॉर्न विद, और इन चीजों को हम अनकॉन्शियस कहते हैं. तो हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ सम पीपल हैव अ हैबिट
कि जब वो बात करते हैं तब वो अपना हाथ हिलाते हैं, तो ये अनकॉन्शियस होता है। वो जानबूझ के नहीं करते कि अभी हमें राइट वाला हाथ हिलाना है, अभी हमें लेफ्ट वाला हाथ हिलाना है। ये सारी चीज ऐसी नहीं होती, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट कम्स विदाउट योर कमांड, आपके कमांड के बिना ये चीजें होती हैं। सो दैट इज व्हाट अनकॉन्शियस इज, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब आपके ब्रेन का वो पार्ट जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी डिफाइंड ऑल दोज थिंग्स। हमारे ड्रीम्स जो हो गए, स्लीप वॉकिंग अगर कोई करता है, कोई पर्सन अगर नींद में चलता है, anesthesia, oversleeping, all these things were explained when we come to the conclusion that we have an unconscious part of our brain. ठीक है, हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. that was when we got to find all the answers of these questions. ये सारी चीजें के बारे में जो हमारा क्वेश्चन था कि ये ड्रीम्स कैसे आते हैं, कैसे हम अपने स्लीप में कोई वॉक कर सकता है, इन सभी का आंसर जो था दैट वाज अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जो हमारा डिजीजेस था, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट ने क्या कंसर्न किया कि वहाँ पर फंक्शन जो भी हो रहा है, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेंटल लाइफ, ठीक है, फिलोसोफर्स ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाया. ठीक है, फिलोसोफर्स ने क्यों इंटरेस्ट दिखाया? व्हाट? ग्रेट थिंकर्स. ठीक है, वो सोचते थे लाइफ में ये सारी चीजें क्यों होती हैं, उसके बाद वो अपना कंक्लूजन अपने रिसर्च के थ्रू निकाल कर देते थे कि अगर आप इस तरह लाइफ को फॉलो करते हैं तो आप ये चीज हासिल कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरह अपना लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए. इट इज अ बेटर वे ऑफ लिविंग. दीज वर द वर्किंग ऑफ अ फिलोसोफर. अब फिलोसोफर को हमें ये जो उनका जो पूरा रिसर्च होता था कि आपको किस तरह अपना लाइफस्टाइल सेट करना है, ये सारा आपके माइंड के ऊपर बेस्ड होता था. बिकॉज इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटेड, इफ यू आर डेडिकेटेड, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू सम चेंजेस इन योर लाइफ. ठीक है, हम अपने लाइफ में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पर ये सारी चीजों का ध्यान रखें. ठीक है, सो philosophers were also interested in all those things. ठीक है, हमारे इमोशंस में, हमारे कॉन्शियस माइंड में जो चीज हम कंट्रोल करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे नॉलेज में, जो नॉलेज हमने गेन किया, प्लस जो नॉलेज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी है, वो भी दोनों का दोनों नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट आर अनकॉन्शियस माइंड रिमेम्बर्स बट वी डोंट. ठीक है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत सारी चीजें याद रखता है जो हमें भी याद नहीं होती है कि हमें हमारे दिमाग में वो चीजें स्टोर हैं. ठीक है, हमारा इमेजिनेशन, हमारा क्रिएटिव माइंड, वो सारी चीजें जो हैं, these all were described, or you can say these all got the answers from your unconscious part of the brain. ठीक है, significantly most if not all of these practices, for example hypnotism in surgery or psychological magnetism, originated in the waning years of 18th century and during the early decades of 19th century, as did some of the disciplines such as psychology and psychical research. The majority of topics too were either new or assumed hitherto under colors. Thus, before 1790, few, if any, spoke in mental terms of the affinity between creative genius and the hallucinations of the insane. यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, ऑल दीज प्रैक्टिसेस, हिप्नोटिज्म, हेल्यूसिनेशन, ये सारी चीजें जो हैं, साइकोलॉजिकल मैग्नेटिज्म, ठीक है, हमारा ब्रेन का जो बैलेंस है, वो सारी चीजें जो हैं 18th सेंचुरी के एंड से लेके 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक ये डेवलप कर रही थी. ठीक है, दीज थिंग्स वर डेवलपिंग. और डिसिप्लिन आया, मतलब जो हमारा जो नया सब्जेक्ट आया, इंक्लूड हुआ कि साइकोलॉजी एक एक्चुअल सब्जेक्ट है जो कोई पढ़ सकता है. साइकिकल रिसर्च जो है वो एक्चुअल रिसर्च है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की जानी चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही थी, टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे कि किन किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, तो ये सारे अननोन थे सभी चीज के लिए. ठीक है, दीज वर और अनसर्टन थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. और इसी वजह से 1790 से पहले कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था सही से कि ये जो पर्सन है ये क्रिएटिव जीनियस है या फिर ये हालुसिनेटिंग
इंसेन है, यानी कि ये एक ऐसा पर्सन है जो आगे चल के लाइफ में बहुत कुछ इन्वेंट कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, कुछ बड़ा काम कर सकता है, या फिर ये एक ऐसा पागल है जो सिर्फ चीजें देख रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो these were not specifically lined। ठीक है, इन चीजों के बारे में, इन डिसिप्लिन के बारे में इतना नॉलेज अभी साइंटिस्ट को भी नहीं था कि वो इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट कर पाए। अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड, यू नो द प्रोसीजर। ठीक है, striving vaguely and independently to give expression to a latent concept, various lines of thought can be brought together by some novel terms. The new concept then serves as a kind of resting place or stock taking in the development of ideas, giving satisfaction and stimulus for further discussion on speculation। यानी कि यहाँ पर जो है नए नए टॉपिक्स डिस्क्राइब किए जा रहे थे। हमने लैटिन कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले बताए गए थे और जो नए कॉन्सेप्ट हमें आ रहे थे, उन सभी चीजों के ऊपर रिसर्च किया। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब जैसे लोग, पुराने लोग जो थे वो उन लोगों को, जैसे सब लोगों को पागल कह देते थे कि जो समझ में नहीं आ रहा है, जो उनके एक्चुअल लाइफस्टाइल से रिलेट नहीं कर पाता था, जो उस तरह नहीं रहता था जैसे वो रहते थे, उन सभी लोगों को पुराने जमाने के जो लोग थे वो पागल कहा करते थे। तो उन सभी चीज पे हमने इस यहाँ पर रिसर्च की। ठीक है, कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी चीजों पे हम रिसर्च करेंगे। जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे उन्हें हम यहाँ पर रेस्टिंग प्लेस ऑफ और स्टॉक टेकिंग, यानी कि उन सभी न्यू कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर एक जगह इकट्ठा लोड करते जा रहे थे। ठीक है, और सभी पुराने कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करके उनका भी रिजल्ट इकट्ठा करते जा रहे थे और यहाँ पर आइडियाज जो हैं वो डेवलप करते जा रहे थे, ताकि हम यहाँ पर एक इफेक्टिव डिस्कशन कर सके, एक इफेक्टिव स्पेक्युलेशन कर सके, यानी कि हम यहाँ पर जान सके कि कौन सा चीज, यानी कि डिफरेंशिएट करना हम सीख रहे थे एक तरह से, कि एक क्रिएटिव जीनियस में और एक हेल्यूसिनेटिंग इंसेन में किस तरह हम डिफरेंशिएट करें। दिस वाज द थिंग दैट वी वर लर्निंग ड्यूरिंग दीज प्रोसीजर्स। ठीक है, thus the massive introduction of the term unconscious by Hartman in 1869 appeared to focalize many stray thoughts, affording a temporary feeling that a crucial step has been taken forward, a comprehensive knowledge gained, a knowledge that required only further elaboration, explanation, and unfolding in order to bring a bounty of higher understanding. Ultimately, Hartman's attempt at defining the unconscious proved fruitless because he extended its research into every realm of organism and inorganism, spiritual, intellectual, and instinctive existence, several diluting the precision and comprising the impact of the concept। यानी कि हार्टमैन 1869 में, हार्टमैन नाम के एक रिसर्चर थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने यहाँ पर एक अनकॉन्शियस वर्ड डेवलप किया और इसमें डिफाइन करने की कोशिश की कि आखिर अनकॉन्शियस है क्या। लेकिन इनसे गलती क्या हुई, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है ये माना इसलिए नहीं गया, या फिर इसका इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने अनकॉन्शियस जो है वो हर एक चीज में डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यानी कि उन्होंने ये भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि सिर्फ हम इंसानों में अनकॉन्शियस चीज नहीं होती है, ये जानवरों में भी होती है। जो भी लिविंग थिंग है उन सभी में एक अनकॉन्शियस ब्रेन एग्जिस्ट करता है। हमारी सोल में एक अनकॉन्शियस ब्रेन एग्जिस्ट करता है, हमारे इंटेलिजेंस पे वो इफेक्ट करता है। कुछ लोग, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही तेज होते हैं, बचपन से ही क्यूरियस होते हैं, बचपन से ही कुछ चीजों में वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लाइक दे डोंट नीड calculators, they don't need any big formulas to solve, specific formulas to solve. They can get new formulas or they can solve the problem with various other ways that even the teachers don't know. तो यहाँ पर ये सारे जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इनका
जो माइंड होता है, इनका जो इंटेलिजेंस होता है, वो ऑलरेडी इनमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पर स्कूल में टीचर्स, सेम टीचर से 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने बिना बताए किसी और तरीके से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया, क्या उसका क्रेडिट टीचर को जाता है या उसके एक्चुअल इंटेलिजेंस को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके माइंड में, उसे जाएगा? ऑब्वियसली जो उसके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारी जो इंस्टिंक्टिव एग्जिस्टेंस, यानी कि हम जो है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर गिरने वाले हैं, ठीक है, सीढ़ी से आप चल रहे हैं और अचानक से आपको लग रहा है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो आप कैसे अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं ताकि हम गिरे ना? रेलिंग पकड़ने की कोशिश करते हैं, दीवार पकड़ने की कोशिश करते हैं। व्हाई इज दैट? विदाउट इवन थिंकिंग यू डू दैट। हो सकता है कि आप एक ऐसे अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में हो जहां पर रेलिंग नहीं लगी है आपके सीढ़ियों के पास, तो फिर भी आप उसको इंस्टिंक्टिवली पकड़ने के लिए जाते हैं। क्यों पकड़ने जाते हैं? बिकॉज दीज इंस्टिंक्ट्स आर व्हाट इज बिल्ट इनसाइड अस। हमारे ये चीज हमारे अंदर इनबिल्ट की गई है, ठीक है। अगर कहीं डेंजर लगता है तो हम भागते हैं। ये चीज नेचर में हर एक लिविंग थिंग में है। अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई शिकारी है जो शिकार करने जा रहा है, तो उसका जो शिकार रहेगा वो हमेशा यहाँ पर सोचता रहेगा, वो आहटे सुनता रहेगा, वो पैर के कदमों की आहटे सुनता रहेगा, और जैसे ही उसे पता चलेगा कि शिकारी आ रहा है शिकार करने, वो भागने की कोशिश करेगा। दीज आर नथिंग बट इंस्टिंक्ट। ये सारी चीजें हमारी इंस्टिंक्ट है, ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल की गई हैं। एंड क्योंकि उसने इतना ब्रॉड सेक्शन लिया, हार्टमैन ने इतना ब्रॉड सेक्शन लिया यहाँ पर अनकॉन्शियस को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए इसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने के मतलब क्या? वो थोड़ा सा असर जो था उसका, जो इतनी बड़ी इन्वेंशन थी, इतनी बड़ी डिस्कवरी थी, उसका असर जो था वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। So this was your passage. Is there anything that you didn't understand in this passage? कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, कोई स्पेसिफिक वर्ड ऐसा जो आपको मीनिंग नहीं समझ में आया? You can find the meaning or you can just ask me right now, whatever way you like. चलिए, तो ऐसा हो गया है, पैसेज आपको सब समझ में आ गया, तो लेट मी गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, 2 से 3 आपकी कोई क्लास है क्या? Is there any chance that you have a class 2 to 3? बच्चे, you can reply to me. 2 से 3 आपकी कोई क्लास है? Yes, ma'am. क्लास है, ओके। लेट्स डू वन थिंग देन, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, पैसेज आपने समझ लिया है, पैसेज को आप दोबारा रीड करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, एंड हम नेक्स्ट क्लास इसका क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, और 2-3 चीजें लास्ट में हमारी एक्सप्लेन करने बाकी रहेगी थी, या फिर मैं आंसर आपको सेंड भी कर दूंगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। टुमारो विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ओके? Okay, ma'am. ऑल राइट।